हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ वाला। आप सभी का स्वागत करती हूँ इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग जुलाई मंथ की लीगल अपडेट्स देखने वाले हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जून मंथ के लीगल अपडेट्स देखे और उसमें हम लोग ने 4 पैसेजेस देखे, बहुत सारी चीजें उसके अंदर भी समझी। लेकिन आज का सेशन बड़ा ही मजेदार और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपको एंड तक की बने रहना है, ठीक है। तो आज के सेशन में ऐसा क्या होने वाला है जो मैम कह रही हैं आपसे एंड तक के बने रहना है। देखिए क्या धमाकेदार टॉपिक्स आपके लिए मैं लेके आई हूं और जुलाई मंथ के जो बेस्ट टॉपिक्स थे वो आपके सामने मैंने पेश किए हैं। कस्टडी ऑफ माइनर से रिलेटेड पहला पैसेज हमारा होने वाला है। कोर्ट फीस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है लॉ में। सिविल प्रोसीजर के अंदर अच्छे से बताया गया है किस तरह से कोर्ट फीस को लिया जाता है और किस तरह से मैंडेटरी हो जाती है, भले ही आप एक इंडिजेंट पर्सन क्यों ना हो। साथ ही साथ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से रिलेटेड एक टॉपिक कवर करेंगे। 375 ऑफ द पीनल कोड, इससे रिलेटेड हम देखेंगे रेप से रिलेटेड मैटर। और नेचुरल चाइल्ड या अडॉप्टेड चाइल्ड किस तरीके से जो है गवर्नेंस होती है, इसको भी समझेंगे। तो आई होप आप लोग रेडी हो, क्योंकि मैं रेडी और एक्साइटेड हूं। और आज के टॉपिक में ये सारी चीजें हम लोग एकदम धुआं करने वाले, एकदम क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चा लोग शुरू किया जाए आज का सेशन। और सबसे पहला पैसेज आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट इवन अ माइनर, एक माइनर जो है उसके पास भी राइट होता है पूरी तरीके से अपनी बिलोंगिंग्स, अपने पर्सन को रखने का। इवन द पेरेंट्स कैन नॉट कंपेल द डिटेंशन ऑफ अ माइनर अगेंस्ट हर विल। डिटेन नहीं कर सकता कोई भी पेरेंट माइनर को, अपनी बॉडी पे उसका अधिकार होता है। यहाँ पे अनलेस अगर कोई और रीजन है। द बेंच ऑफ जस्टिस संजय कुमार सिंह ऑब्जर्व दस while granting the custody of the minor victim in connection with the case under sections 363 366 IPC to her mother, माँ को कस्टडी दी। और यहाँ पे एग्जामिन किया गया कि माइनर की क्या विशेज है। इसेंशियली द मदर ऑफ एक्स, यानी कि जो विक्टिम है, उसने FIR लॉन्च करी इन सेक्शंस के अंदर इन रिस्पेक्ट ऑफ हर मिसिंग डॉटर। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन विक्टिम वाज रिकवर्ड फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। तो उसका जो रिकवरी होती है वो रेलवे स्टेशन से होती है इन कासगंज, एंड शी वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी कासगंज, ठीक है। उसके बाद देखिए हर स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड, ये पूरे इंसिडेंट्स चलते चले आ रहे हैं, उसके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया। इन विच शी एक्सप्रेस्ड हर डिजायर टू गो विथ हर मदर एंड ऑल्सो रिफ्यूज्ड हर मेडिकल एग्जामिनेशन। जब उसको पाया जाता है तो वो कहती है हमें मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराना है और आप हमें मेरी कस्टडी माँ को दे दीजिए। स्टिल द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी कासगंज इंस्टेड ऑफ गिविंग द कस्टडी ऑफ द विक्टिम एक्स टू हर मदर सेंड टू राजकीय बाल गृह बालिका। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डाउट हुआ होगा कमेटी को, वेलफेयर कमेटी को, क्योंकि अगर माँ के पास कस्टडी थी तो वो भागी कैसे, कहाँ मिली, कहाँ पाई गई। और अगर फिर से कह रही है तो डेफिनेटली कोई पीयर प्रेशर ऐसा निकल के आ रहा होगा। Therefore, the mother moved the instant revision plea challenging the order passed by the Child Welfare Committee. Kasganj further she also sought custody of the minor girl. Before the High Court, the victim expressed her desire to go with her mother, and the mother was also willing to keep the victim with her. Given this, only one question for the consideration before the court was thus whether a victim can be kept in a protective home against her wishes. क्या एक विक्टिम को उसकी मर्जी के बिना हम किसी मतलब जैसे ओल्ड एज होम्स होते हैं उसके तरह से और ऐसे होम्स बनाए गए, प्रोटेक्टिव होम्स बनाए गए, क्या उसको उसकी मर्जी के बिना, क्या उसके विशेस के अगेंस्ट क्या उसको हम रख सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल। टू आंसर द क्वेश्चन द कोर्ट लुक इनटू अकाउंट द जजमेंट्स ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट टू कंक्लूड दैट द माइनॉरिटी क्वेश्चन इज इररेलेवेंट एज इवन अ माइनर कैन नॉट बी डिटेन्ड against her will or at the will of her father in a protective home. नहीं डिटेन किया जा सकता है। साथ ही साथ further the court referred to a larger bench ruling of high court in the case of Rachna versus state of UP 2021, जहां पे after considering judgments of the high court as well as other high courts, the high court had answered the question in the following words. Under the Juvenile Justice Act, the welfare जो welfare और safety होती है बच्चे का, in the need
of care and protection is the legal responsibility of the board, child welfare committee and the magistrate या फिर कोई कमिटी must give credence to her wishes, उसकी जो भी मर्जी है उसको यहाँ पे हम वो देंगे, मतलब वेटेज देंगे. As per section 37 of the JJ Act, that is the Juvenile Justice Act, the committee on 6 being satisfied through the inquiry that the child before the committee is a child in need of care and protection may, on consideration of social investigation report submitted by the child welfare officer and taking into account the child's wishes, in the case the child is sufficiently mature to take a view, pass one or more orders mentioning in section 37. Given this, taking into account the statements made by the victim and her mother, the court directed to hand over the custody to her mother. कस्टडी दे दी. तो जो प्राइमरी सवाल था वो ये था, क्या उसकी मर्जी के बिना उसको प्रोटेक्टिव होम भेज सकते हैं? तो इसका जवाब ये दिया गया कि नहीं, उसकी मर्जी, यहाँ पे उसकी विशेस, उसका जो सैंक्शन है, उसका जो अग्रीमेंट है वो बहुत जरूरी है. तो हेंस यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया. अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ रहा है. इन द केस ऑफ माइनर विक्टिम एक्स हु एक्सप्रेस्ड हर डिजायर टू गो विद हर मदर, why did the child welfare committee Kasgan decide her to send to Rajkiya Bal Griha Balika instead of granting custody to her mother as per Allahabad High Court observation? क्या लगता है क्यों करा ऐसा? Because the mother did not file FIR, because the victim refused medical examination. सी ऑप्शन देखिए क्या कहता है, बिकॉज द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को ये लग रहा था दैट द विशेस ऑफ द माइनर वर इररेलेवेंट. लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबसे पहला सवाल ही ये डिसाइड किया कि भाई रेलेवेंसी क्या है उसकी कंसेंट की. तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. डी क्या कहता है, बिकॉज द विक्टिम वाज रिकवर्ड फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन. तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. द पैसेज मेंशंस डिस्पाइट द विक्टिम्स एक्सप्रेसिंग हर डिजायर टू गो विद द मदर, Child Welfare Committee Kasgan sent to her protective home. This decision goes against the Allahabad High Court verdict. आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा. What legal principle did the Allahabad High Court rely on in granting custody to the minor victim X to her mother despite the Child Welfare Committee decision to send her to a protective home? कौन सा वो लीगल प्रिंसिपल अप्लाई किया कस्टडी माँ को देने के लिए एक्स विक्टिम की? ए, द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी एम्फसाइजिंग द विशेस ऑफ माइनर आर रेलेवेंट. बी, द प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड प्रायोरिटाइजिंग द वेलफेयर एंड द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. तो दो चीजें मैंने आपको बताई थी. स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया कि कस्टडी यहाँ पे कोर्ट के द्वारा उसी इंसान को दी जाएगी. बस एक ही पैरामाउंट कंसिडरेशन होता है कोर्ट का. कोर्ट का मेन कंसिडरेशन बेटा, मेन कंसिडरेशन जो होता है बेटा वो होता है कि बेस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चे का और वेलफेयर यहाँ पे प्रायोरिटाइज करेंगे हम बच्चे की. तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट. बी हियर इज द करेक्ट आंसर. देख लीजिए, द पैसेज मेंशन दैट द इलाहाबाद हाई कोर्ट रिलायड ऑन अ कैटेना ऑफ जजमेंट्स इंक्लूडिंग लार्जर बेंच रूलिंग इन द केस ऑफ रचना. और यहाँ पे वेलफेयर और सेफ्टी ही देखी जाती है, बेस्ट इंटरेस्ट क्या है बच्चे के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, व्हाट रोल डिड द लार्जर बेंच रूलिंग ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्या रचना के केस का क्या इफेक्ट रहा टू ग्रांट द कस्टडी टू द माइनर विक्टिम एक्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, it emphasized irrelevance of minors' wishes, it supported the child welfare committee, it highlighted the legal responsibility of the board या welfare committee for the welfare and safety, it challenged the constitutionality of section 37. बेटा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. इस केस के द्वारा हाईलाइट किया गया कि बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए और बच्चे का वेलफेयर और सेफ्टी किसके पास है इसको भी एग्जामिन करना चाहिए. तो हेंस बेटा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा. The passage mentions that the court referred to a larger bench ruling which emphasized the legal responsibility of the board and so on. आगे next question देखिएगा बेटा. According to the passage, under what circumstances can a minor be detained in protective home even against their wishes as per the JJ Act? A, when the minor is considered a child in need of care and protection. B, when the parents request protective custody. C, when the minor is unwilling.
डी व्हेन द माइनर एक्सप्रेसेस अ डिजायर टू स्टे इन प्रोटेक्टिव होम वॉलंटरली। तो यहाँ पे माइनर रिटेन कब कर सकते हैं उसको रख कब सकते हैं प्रोटेक्टिव होम में? तो जब माइनर बेटा ऐसा बच्चा कंसिडर किया जा रहा है जिसको रिक्वायरमेंट है किसकी? केयर और प्रोटेक्शन की। तो तब यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे द पैसेज रिफर्स टू सेक्शन 37 stating that if the committee is satisfied through the inquiry that the child before the committee is a child in need of care and protection, कपड़ा नहीं है, खाने को नहीं है, सूखा, इतने पतले पतले पैर हैं, तो ऐसे में लगेगा, देखने में लगेगा कि इसको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, इसको ख्याल करने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे बेटा दिया जा सकता है ऑर्डर। चलिए अब बेटा लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ the passage, what does the Allahabad High Court consider as the primary factor in determining the custody of the minor, especially when the minor expresses a clear desire to be with a particular parent? तो यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है? द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, द विलिंगनेस ऑफ द पेरेंट टू कीप द चाइल्ड, द एज एंड मेजोरिटी लेवल ऑफ द माइनर, डी द रिकमेंडेशंस ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। चारों ऑप्शन देखोगे आपको खुद ही लगेगा रेलेवेंस बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्या पेरेंट उस बच्चे को रखना चाह रहा है? और अगर मान के चलिए माता पिता बच्चे को नहीं रखना चाह रहे, तो क्या आप उसको रख सकते हो माता पिता के साथ? नहीं रखना ठीक होगा, उस बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। हेंस बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे आइए, अब नेक्स्ट पैसेज हम लोग देखेंगे। आंध्र प्रदेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, आंध्र प्रदेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है दोस्तों। द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट हैज हेल्ड सेक्शन 12 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। अब मैं इससे पहले आपको कुछ भी बताऊं इस केस के बारे में, मैं पहले आपको थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगी। दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं किसी भी केस में, पार्टी ए वर्सेस पार्टी बी। सिविल वाद आया, मान के चलिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला था, और ये जाते हैं XYZ कोर्ट, XYZ कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, ये जाते हैं XYZ कोर्ट। ये कोर्ट स्थित है यहां पे, ठीक है, तराजू है, ये कोर्ट है। ये पार्टीज को कोर्ट जाने का अधिकार है, ये दिया है हमारे लॉ के अंदर। आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, इन्होंने इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, ये कोर्ट जाना चाहते हैं, ये जाते हैं, ए वर्सेस बी हो गया। जब ये कोर्ट जाएंगे तो क्या देखो, फ्री लीगल एड का भी प्रावधान है, लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कोर्ट के अंदर जब सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा, लीगल एड आपको मिल गया, सूट इंस्टीट्यूट होने में बहुत सारे खर्चे होते हैं बेटा, पेपर वर्क से लेकर के पूरा ट्रायल कंडक्ट कराना, एविडेंसेस इकट्ठा करना, इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। तो एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस हर केस में, चाहे आप अंबानी जी क्यों ना हो और चाहे आप गरीब से गरीब इंसान क्यों ना हो। अब आप, हो सकता है आने वाले टाइम में आप एक शब्द पढ़ोगे इंडिजेंट, हो सकता है आने वाले टाइम में एक शब्द पढ़ोगे आप इंडिजेंट। ये इंडिजेंट पर्सन कौन होता है? वो जिसके पास मॉनेटरी फाइनेंसेस नहीं है। तो उस इंडिजेंट पर्सन को भी मान के चलो, ये जो सूट लेने जा रहा है, जो सूट लेके जा रहा है कोर्ट, ये एक इंडिजेंट पर्सन है, ये इंडिजेंट पर्सन है। तो आपके लिए मेरा सवाल है, मैं इस चीज को कंप्लीट नहीं करूंगी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर ये इंडिजेंट पर्सन कोर्ट जाता है, अगर ये इंडिजेंट पर्सन कोर्ट जाता है और वो कहता है कोर्ट से कि साहब मेरे पास कोर्ट फीस तो नहीं है देने की, तो क्या उसका सूट कंडक्ट कराया जाएगा, उसका ट्रायल कंडक्ट होगा या नहीं होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या उसकी कोर्ट फीस एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी? क्या ये कोर्ट फीस एग्जेम्प्टेड होगी? क्या ये कोर्ट फीस बेटा एग्जेम्प्टेड होगी? सबसे बड़ा सवाल आपके सामने ये है। बात क्लियर? चलिए अब देखिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कहा। The Andhra Pradesh High Court has held that Section 12 of the Legal Services Authority Act does not provide exemption in payment of court fees to the persons specified therein
इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जिनका रिजर्वेशन होता है, देयर आर सर्टेन रिजर्वेशंस, जैसे कि शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा इनको भी हम कोर्ट फीस माफ तो नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जेम्पशन इन कोर्ट फीस प्रोविजंस अंडर द स्टेट कोर्ट फी एक्ट हैव टू बी अप्लाइड। रिस्पेक्टिव स्टेट्स के पास भी अपना कोर्ट फी एक्ट होता है। Justices Praveen Kumar and Venkateswarulu said a person is not entitled to claim exemption of court fees. आप अगर कोर्ट फीस का एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो ये तो अलाउ नहीं किया जाएगा एज पर अंडर सेक्शन एक्चुअली 12A 12G of the act on mere representation that he belongs to a scheduled caste or scheduled tribe or he is not meeting the financial requirements. कोर्ट फीस तो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये कहा। साथ ही साथ आगे देखिए, what all has to be done by the said person is that he should approach to the legal services authority and seek help under the provisions of legal services authority act. आप जाके वहां पे हेल्प ले लिए, वो प्रॉपर आपका फोरम होगा। लेकिन हमारे पास आप कहो कि आप कोर्ट फीस नहीं दे सकते, ये माना नहीं जाएगा। If the concerned legal services authority is satisfied that such a person is satisfying the criteria specified under section 12 of the act, then it may be open to the concerned authority कि वो stipulations open कर सकते हैं, invoke कर सकते हैं contained in the government order etc. तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको नहीं जानना है, बस आपको importance जानना है। साथ ही साथ यहाँ पे सेक्शन 12 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट क्राइटेरिया क्या कहता है? क्राइटेरिया फॉर गिविंग लीगल सर्विसेज। क्राइटेरिया फॉर गिविंग लीगल सर्विसेज, एवरी पर्सन हु हैज टू फाइल or defend a case shall be entitled to the legal services under this act, if the person is a member of scheduled castes or scheduled tribes. उसके बाद in receipt of annual income less than rupees 9,000 उसके पास आते हो, or such other higher amount as may be prescribed by the state government if the case is before the court other than the Supreme Court, and less than 12,000 or such other higher amount as may be prescribed by the central government if the case is before the Supreme Court. The Legal Services Authorities Act does not speak about any exemption from payment of court fees. On the contrary, Section 21 of the Legal Services Authority Act enables only the refund of the court fee in the cases where compromise, अगर मामले में मान के चलो A और B compromise कर लेते हैं, अपना मामला खुद सेटल कर लेते हैं, तो वहां पे बेटा रिफंड की बात करी जा सकती है। और अगर यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट इज अराइव्ड बाय, तभी जब एक लोक अदालत के द्वारा ये कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हुआ है, तब जाके। ठीक है, चलिए अब कुछ इसी से रिलेटेड आगे देखिए क्या कहा। बट इवन दिस रिफंड इज टू बी मेड एज पर सेक्शन 21 only in the manner provided by the Court Fees Act. Ironically, Section 21 of the Legal Services Authority Act refers to only Court Fees Act, even though after adoption of the Constitution, court fees becomes a state subject and every state is issued अपने अपने respective चीजों को यहाँ पे इशू किया जाता है, कोई सेपरेट इनैक्टमेंट नहीं बनाया गया। चलिए क्वेश्चन देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। रवि, a person belonging to scheduled tribe is faced with requirement to pay court fees for filing a case. According to Andhra Pradesh High Court's interpretation of Legal Services Authority Act, can Ravi be exempted from court fees under Section 12 of the Act? बेटा बताइएगा करेक्ट आंसर इसका। Yes, because Section 12 explicitly exempts member. No, because the court fees exemption for scheduled tribes is not mentioned in the Legal Services Authorities Act and Ravi must seek assistance from Legal Services Authority. Yes, because the Andhra Pradesh High Court's interpretation allows automatic case exemption. D, no, because Ravi can only claim court fee exemption if he meets the financial criteria. बेटा यहाँ पे exemption है ही नहीं, तो B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई भी ऐसा कोर्ट फीस एग्जेम्पशन बताया ही नहीं गया है इस एक्ट के अंदर, देख लीजिए। The passage states that the Section 12 of Legal Services Authority Act does not provide exemption in the payment of court fees for scheduled castes and scheduled tribes. Therefore, he cannot claim exemption. ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखिए, प्रिया विद एन एनुअल इनकम ऑफ रुपीज 10,000 रुपए बेटा ये कमाती हैं, is involved in a legal dispute before a court other than the Supreme Court. Can Priya claim exemption from court fees under section 2H of the Legal Services Authorities Act? 10,000 रुपए कमाती हैं. ध्यान दीजिएगा बेटा इस क्वेश्चन पे. Yes, because Priya's annual income falls below the prescribed limit. अब यहाँ पे annual income की हम लोगों ने बात करी थी, आइए देख लें एक बार. Less than 9,000 rupees in receipt of annual income which is less than 9,000 रुपीज, ये बात यहां पे कही गई है. देखिए यहां पे क्या कहा, एवरी पर्सन हु हैज टू फाइल और डिफेंड अ केस शैल बी एंटाइटल्ड टू लीगल सर्विसेज अंडर दिस एक्ट इफ दैट पर्सन इज अ मेंबर ऑफ SC/ST इन रिसिप्ट. अगर आपकी 9,000 से कम है, 10,000 रुपए महीना कमा रही हो, ये चीज है बेटा. आगे आइए आप, अब देखिए तो क्या इसको ये एग्जेम्पशन मिलेगा बेटा, क्या लगता है आपको? नो, बिकॉज द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट डज नॉट प्रोवाइड एन ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन बेस्ड सोलली ऑन इनकम एंड प्रिया मस्ट फॉलो specific procedure. C, yes, because the financial criteria outlined in 2H applies universally. D, no, because Priya can claim court fee exemption if she belongs to a SC/ST. बेटा यहाँ पे B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज द लीगल सर्विसेज डज नॉट प्रोवाइड फॉर ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन. यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं कही गई. बी देखिए, द पैसेज एक्सप्लेन्स इंडिविजुअल्स कैन नॉट क्लेम एग्जेम्पशन फ्रॉम द कोर्ट फीस सोलली ऑन द बेसिस ऑफ इनकम. सिर्फ तनख्वाह के बेसिस पे आप एग्जेम्पशन नहीं क्लेम कर सकते हो बेटा, और एक प्रॉपर प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अब यहां पे देखिए, Raj, a person facing financial constraints, wants to avoid financial constraints या avoid करना चाहते court fees before Supreme Court. Can Raj claim exemption under section 12H of Legal Services Authorities Act? क्या correct answer होगा? Yes, because 2H allows individuals with annual income below a certain limit be exempted. No, because exemption from court fees is not automatic and Raj needs to approach the legal services authority and meet specific criteria outlined in section 12. सीधा क्वेश्चन है बेटा, सीधा आंसर होगा बी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. कुछ भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, देख लीजिए आप. सी, yes, because financial constraints alone qualify. D, no, because the Legal Services Authority Act does not provide court fee exemption based solely on financial constraints. B भी हो सकता है, D भी हो सकता है, लेकिन B जो है बेटा मोस्ट रिलायबल है. द पैसेज एम्फसाइजेस इंडिविजुअल्स फेसिंग फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स मस्ट फॉलो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा आपका B. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. निशा मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इज कॉन्टेम्पलेटिंग फाइलिंग अ केस, सोच रही है कि केस फाइल करेगी, बट इज कंसर्न्ड अबाउट द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ कोर्ट फीस. Can Nisha rely on provisions of section 12 of the Legal Services Authorities Act to secure exemption from court fees? क्या वो ये कर सकती है बेटा? क्या करेक्ट आंसर होगा? तो yes, because section 12 स्पेसिफिकली मेंशंस. बेटा यहाँ पे भी सेम ही है, एक प्रेस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो करना होगा, बस आपको थोड़ा सा माइंड आपका ओपन करने के लिए क्वेश्चंस डाले गए. बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बच रहा है वो देख लेते हैं. अर्जुन इज एंगेज्ड इन अ लीगल डिस्प्यूट एंड विशेस टू सेटल द मैटर थ्रू लोक अदालत टू बेनिफिट फ्रॉम द कोर्ट फी रिफंड्स. रिफंड मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इंटरप्रिटेशन. कैन अरुण एक्सपेक्ट अ रिफंड? अब यहाँ पे भी एक बेटा प्रोसीजर है. तो yes, because section 21 of Legal Services Authority Act explicitly provides for court fee refunds. Provide तो किया गया है बेटा, लेकिन नो, बिकॉज द रिफंड ऑफ कोर्ट फीस इज कंटिंजेंट अपॉन द कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट. अगर आपके उस केस में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, अगर आपके उस केस में सेटलमेंट पे आप आ रहे हो, तभी तो रिफंड की बात करी गई. लोक अदालत के द्वारा कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट हुआ है, तभी इसकी बात करी गई. तो हेंस यहाँ पे बेटा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में भी. बी हियर इज द करेक्ट आंसर. देख सकते हैं आप इसका लीगल प्रोविजन. द पैसेज मेंशंस दैट रिफंड इन लोक अदालत is contingent upon the compromise being in accordance with the Court Fees Act.
तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बेटा सेकंड पैसेज हमारा कंप्लीट हो गया, हम लोग थर्ड पैसेज पे आ गए हैं। रेडी हो जाइए इसको रीड करने के लिए मेरे साथ। अगेन हम लोग आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट देख रहे हैं यहाँ पे तो रीड करिएगा मेरे साथ। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट रिसेंटली ग्रांटेड प्री अरेस्ट बेल जो है वो ग्रांट करी है एक अक्यूज्ड को अंडर सेक्शन 306 यानी कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से रिलेटेड। जस्टिस सुब्बा रेड्डी सत्ती प्लेस्ड रिलायंस ऑन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन जियो वर्गीज केस स्टेट ऑफ राजस्थान 2021 टू रीइटरेट, फिर से उसको एस्टैब्लिश किया कि मियर एलिगेशन ऑफ प्रेशर और हरासमेंट विदाउट एनी पॉजिटिव एक्ट, कोई भी अगर एक्ट नहीं किया, आपसे अगर कोई कह रहा है तुम सुसाइड कमिट कर दो, तुम्हारे लिए सही रहेगा, तुम सुसाइड कर लो, तो सिर्फ ये कहना इतना सफिशिएंट नहीं होगा बेटा, इट वुड नॉट बी सफिशिएंट, ये कहा गया। कोई फिजिकल एक्ट भी आप करो, ठीक है। तो यहाँ पे द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन वाज दैट द वाइफ ऑफ द डिसीज्ड कंप्लेन्ड alleging that her husband, the deceased, worked as a clerk for 9 years in the primary agricultural cooperative society थी, agricultural cooperative society, ठीक है। It was alleged that since there was a delay in collection of loans, higher officers had been pressurizing her husband for collection of loans, दबाव बनाया जाता था कि तुम लोन नहीं कलेक्ट कर रहे हो, काम सही से नहीं कर रहे हो। The allegation was that due to the pressure made by the accused, the deceased committed suicide. ये allegation लगाए गए। अब based on the same complaint, इसी complaint पे the crime was registered and petitioner herein accused number 3, petition जिसने फाइल करी है, the counsel for the petitioner submitted that she was implicated in a crime with a mistaken impression. The petitioner stated, petition जो लेके गया है कि alleged date पे incident की petitioner and other officials of the society were on an assignment tour to represent training program organized by the society and nothing was attributed against the petitioner about abatement or instigation. कहने लगे हमने बिल्कुल भी instigate नहीं किया और हम खुद एक ट्रेनिंग के उसके लिए निकले हुए थे और मैं और मेरे एम्प्लॉयज थे ही नहीं वहां पे, तो मैं कैसे वहां पे उनको इंस्टिगेट करूंगी फॉर सुसाइड, पहली चीज। दूसरी थी जस्टिस सुब्बा रेड्डी placed reliance on Geo Varghese case in which the Honorable Apex Court held mere allegation of harassment will not attract offence under section 306 unless such actions compelled with the victim to commit suicide. और साथ ही साथ यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि what is required, क्या required है अगर हम अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात करें 306 के अंदर, कि भाई एक एलिगेशन होना चाहिए, एटलीस्ट देयर हैज टू बी एन एलिगेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्ट ऑफ इंसाइटमेंट, उकसाया गया कि भाई आप सुसाइड कमिट करो, और ये होना चाहिए, डायरेक्ट भी हो सकता है इनडायरेक्ट भी हो सकता है। और सिर्फ अगर आप एलिगेशंस लगा रहे हो हवा में, एलिगेशन कि हमें हरास किया जा रहा है, तो डिसीज पर्सन को हरास किया जा रहा था बाय अनदर पर्सन वुड नॉट बी सफिशिएंट इन इटसेल्फ अनलेस देयर आर एलिगेशंस ऑफ सच एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज्ड। जब तक कि आप इस चीज के एलिगेशंस नहीं लगा रहे हो कि हाँ कुछ ना कुछ एक्शंस भी हुए। इन अनदर केस मिस्टर एम मोहन was a state of Tamil Nadu. It was held by the Supreme Court that section 306 involves a positive act instigating the deceased to commit suicide. ठीक है, merely on the allegation, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन अगर लगा रहे हो हरासमेंट के, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं किया प्रोक्सीमेट टू द टाइम ऑफ अकरेंस, मान के चलो सुसाइड करते टाइम कोई एक्शन ऐसा नहीं हुआ कि भाई कर दो, ठीक है कर ही दो तुम, तब तक हम अबेटमेंट नहीं मानेंगे। गोइंग ऑन बाय द कंप्लेंट देयर वाज नो इंस्टिगेशन, अबेटमेंट नहीं निकल के आया और जिसकी वजह से सुसाइड कमिट किया हो, तो ये हो गई बात आपकी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की। अब इसी से रिलेटेड बेटा हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। थोड़ा सा बेटा थ्रोट इन्फेक्शन है, बेयर करिएगा, बहुत ज़्यादा बोलना हो रहा है इधर बीच, बहुत ज़्यादा बोलना हो रहा है, थोड़ा सा बेयर करिएगा। रवि, एन एम्प्लॉय ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फेस्ड कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम हिज हायर ऑफिसर्स टू एक्सपीडिएट लोन कलेक्शंस, वन डे अनेबल टू बेयर the stress, he took his own life. Can Ravi's wife claim abatement to suicide under section 306 of IPC against the higher officers based solely on the allegations of pressure without any positive act? बिना किसी पॉजिटिव एक्ट के क्या इसको करा जा सकता है? Yes, because the constant pressure from the higher, देखो yes yes तो फौरन हटा दो, अभी हम लोग ने पढ़ लिया yes yes तो हटा दो, एलिमिनेट हो गया,
एलिमिनेट हो गया, बचा नो नो। अब नो एक यहाँ पे पढ़ लो, नो बिकॉज रवीज वाइफ नीड्स टू प्रोवाइड एविडेंस। एविडेंस की बात नहीं है यहाँ पे, पॉजिटिव एक्ट हुआ है तो नो बिकॉज अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन जियो वर्गीज mere allegations without any positive act do not constitute abatement under section 306, तो hence बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, देखिए यही इसमें कहा गया, mere allegation of pressure और harassment without any positive act, जब तक कि कोई पॉजिटिव एक्ट नहीं हो रहा है तो ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, इन अ सिमिलर केस, एक सेकेंड, Maya, the CEO of Cooperative Society, was implicated as accused number 3 in a case where an employee committed suicide due to alleged pressure for loan collection. Maya claimed innocence, stating she was on an assignment on the day of the incident and had no direct contact with the deceased. Can Maya rely on the legal reasoning presented in the passage? No, because Maya's position as CEO automatically makes her responsible. Yes, because the passage emphasizes importance of direct और indirect act of incitement. उकसाने का कोई भी ऐसा एक्ट हुआ हो, चाहे वो डायरेक्टली आपने बोला हो, चाहे आपने इनडायरेक्टली कोई ऐसा एक्ट किया हो कि आप उसको उकसा रहे हो कि भाई सुसाइड कमिट करो, है ना, उस पर प्रेशर बनाते हो, फोन कॉल्स करवाते हो, तो बेटा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे सपोर्ट हर क्लेम ऑफ इनोसेंस, यस, बिकॉज द पैसेज एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्ट्स। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। ओके, तो यहां पे आप देखोगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्ट फॉर इंसाइटमेंट ऑफ एन चार्ज अंडर सेक्शन 306, साथ ही साथ डी भी करेक्ट हो रहा है। यस, बिकॉज माया हैड नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द डिसीज्ड एंड द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन जियो वर्गीज सपोर्ट्स हर, तो मोस्ट रिलायबल यहाँ पे मेरे से मिस हो गया, आप मिस मत करिएगा, डी यहाँ पे करेक्ट, बी और डी दोनों ही एक्चुअली करेक्ट है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एज द सीईओ क्लेम्स इनोसेंस बेस्ड ऑन हर एब्सेंस ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट, तो सुप्रीम कोर्ट के जियो वर्गीज के केस में भी यही चीज रखी गई कि अगर प्रेजेंस ही नहीं है, हेंस बेटा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ सिमिलर केस, इसी तरह से एक केस था जहां पे अंजलि हायर ऑफिसर थी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसको बेसिकली अक्यूज किया गया था कि भाई आपने किसी एम्प्लॉय को प्रेशराइज किया है कि इतने हद तक कि उसने सुसाइड कमिट कर ली। अंजलि आर्ग्यूड दैट हर रोल वाज लिमिटेड टू गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द सीईओ रिगार्डिंग द लोन रिकवरीज, बस वो सीईओ को यही बताती थी कि इतनी लोन रिकवरी करनी है। कैन अंजलि क्लेम प्रोटेक्शन अंडर द लीगल प्रिंसिपल्स आउटलाइन, तो देखिए यस, बिकॉज अंजलि's रोल was limited, no, because as higher officer Anjali should bear responsibility. See, yes, because Anjali's actions were indirect and did not constitute positive acts of incitement under section 306. सीधा सीधा क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब है कि बिल्कुल उसके एक्ट से बिल्कुल भी नहीं निकल के आया, hence C here is the correct answer। ठीक है, डायरेक्ट इंटरैक्शन है ही नहीं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Arun, the president of a cooperative society, was responsible for giving instructions regarding loan recoveries to the CEO. In a case where an employee commits suicide due to alleged pressure, can Arjun claim immunity from the abatement charges based on his position? क्या यहाँ पे immunity मिलेगी अर्जुन को एक्चुअली immunity मिलेगी बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्या लगता है? Yes, because the president Arun has no direct involvement. No, because the Supreme Court's decision in Jio Varghese hold individuals accountable based on their position, irrespective of direct involvement. President है, he was responsible for giving instructions regarding loan recoveries to the CEO. In case where an employee committed suicide due to alleged pressure, can Arjun claim? क्या वो claim कर सकता है ये immunity? तो बेटा यहाँ पे अगर आप correct answer देखोगे, एक चीज हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि जियो वर्गीज के केस में क्या कहा गया, एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। राइट, देखिए, mere allegation of harassment will not attract the offense under section 306 और such actions have to be मतलब कोई पॉजिटिव एक्ट होना चाहिए, साथ ही साथ
what is required is abatement of suicide unless there are allegations on such actions as a part of accused which compel the commission of suicide. तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक चीज तो क्लियर है बेटा, एक चीज तो क्लियर है, क्योंकि आपका वो पोजीशन है तो आपको डायरेक्टली तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा. अब यहाँ पे प्रेसिडेंट है तो उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये भी नहीं पता लग रहा है कि प्रेसिडेंट है तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है. नो, बिकॉज द पैसेज सजेस्ट दैट दोज पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी शुड नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल. he was responsible for giving instructions regarding loan recoveries to the CEO. अब यहाँ पे क्योंकि आप यहाँ पे दे रहे थे इंस्ट्रक्शंस, तो उस ग्राउंड पे आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. तो इस वजह से बेटा बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देने की, और अगर ऐसा प्रेशर निकल के आता है तो बेटा बी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है एक पॉइंट पे. आइए देखते हैं रीजनिंग क्या है इसकी. Indicates that individuals can be held liable or based on the position regardless of the direct involvement. This aligns with the Supreme Court stance on the matter. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बेटा सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड को क्लियर किया है कि अगर आप किसी पोजीशन पे हैं जहां पे आपको ऑर्डर्स देने हैं तो आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, आप उसको अपनी इनोसेंस को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन बाद में. चलिए आगे आइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. In a hypothetical scenario, if the deceased had left a note explicitly blaming specific higher officer for unbearable pressure leading to the suicide, how would this impact? तो यहाँ पे अंडर 306 abatement of suicide से related कैसे impact करेगा? It would strengthen the case for abatement as the note provides for direct evidence. B, it would not impact the case as the legal reasoning in the passage focuses on the need of positive acts. It would not impact as the legal reasoning focuses on positive acts. ये जो है दोनों करेक्ट ही हैं, कहीं ना कहीं एक ही तरह के आंसर्स हैं. और डी, इट वुड नॉट चेंज द लीगल असेसमेंट. मेरी बात का ध्यान से सुनिएगा. 306 का जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से रिलेटेड जो पनिशमेंट दिया हुआ है वो चीज अपनी जगह पे है. कोर्ट का स्टैंड क्या होता है ऐसे पॉइंट पे, एप्लीकेशन कैसे होता है लॉ का, वो इस तरह से अप्लाई करते हैं कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड डिफर करेगा. मैं अगर एक स्ट्रॉन्ग मेंटल ओपिनियन की हूं, मेरा दिमाग बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मैं इन्फ्लुएंस नहीं होती हूं, तो अगर आप शायद अबेटमेंट करोगे भी तो मुझ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पहली चीज. तो व्हाट डज द लॉ से, पनिशमेंट आपको दिया जाता है इस चीज का, लेकिन इसको हम एग्जामिन, इसको तो कोर्ट इंटरप्रेट करेगा ना बेटा. तो वो इंसान जो वीक है उसको शायद आप अबेट ना भी करो और कुछ भी ऐसा एक एक्ट कर दो जिससे वो सुसाइड कमिट कर ले, तो वो कर सकता है. तो वो उसमें आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, छोटी सी बात भी उसको अफेक्ट कर सकती है, तो उसमें आपकी लाइबिलिटी नहीं आएगी, उसमें आपकी लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है. लेकिन दोज एक्ट्स जहां पे आप डेलिबरेटली कर रहे हो, अगला इंसान स्ट्रांग है, उसको आपका इंटेंशन ऐसे निकल के आता है, तो यहाँ पे यूजुअली ऐसे केसेस में अगर आप लिख के भी जा रहे हो, आप इतने वीक हो अगर मेंटली, तो जान तो किसी की जा रही है, आपको उसकी सजा मिलेगी, लेकिन कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, तो यूजुअली ऐसे केसेस में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. और पैसेज में भी इस चीज के बारे में नहीं बताया गया, एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है अनबेरेबल प्रेशर आपको जब तक कि कोई पॉजिटिव एक्ट नहीं हो रहा है आपकी तरफ बेटा. तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा. आइदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्ट होना चाहिए कि आपको उकसाया गया हो. तो ये चीज क्लियर हो गई है. चलिए आगे आ जाइए. तो हमारी गाड़ी पैसेज नंबर 4 तक की हमारी गाड़ी आ गई है. क्या पैसेज 4 के लिए आप लोग रेडी हो? और अगर रेडी हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप करिएगा. तो पैसेज नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. कंसेंट ऑब्टेन्ड फॉर सेक्स इन अ सेकेंड मैरिज विदाउट डिस्क्लोजिंग द फर्स्ट मैरिज वुड प्राइमा फेसाई कॉन्स्टिट्यूट रेप, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, स्टार लगा लीजिए इस पे. देखिए क्या मैटर है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा बेटा, so the Bombay High Court held refusing to discharge the husband in a rape case filed by Marathi actress. Justice N.J. Jamadar held that prima facie clause 4 of section 375 of penal code, under which offense of rape is defined, seems to be attracted in the present case. क्या कहा है
क्या कहता क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा मेरे साथ बेटा ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, एक सेकेंड। अब यहां पे बेटा देखिए क्या कहता है, where there is knowledge on the part of, when there is knowledge on the part of man, knowledge on the part of man about being not, about he being not the husband of the prosecutrix, and the consent on the account of such mistaken belief that he is her husband, and a belief on the part of the prosecutrix that she is the wife of the man, the court was dealing with a petition that challenged the additional session judge's order rejecting the petitioner's discharge. Where there is a knowledge on the part of the man about he being not the husband of the prosecutrix, अगर husband को ये knowledge है कि ये जो लड़की है ये मेरी पत्नी नहीं है, मैं इसका पति नहीं हूं, and the consent is on account of such mistaken belief, अब उस लड़की का कंसेंट क्यों आया, क्योंकि वो सोचती है कि यहां पे he is her husband, वो उसका पति है, and a belief on the account of such mistaken belief on the part of the prosecutrix that she is the wife of the man, तो ये अगर होता है बेटा तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे अट्रैक्ट होता है। आगे देखिए बेटा, she had learned about her husband's alleged bigamous act, शादी थी पहले से, after pictures of their wedding anniversary celebration were published in the newspaper. The first wife had confronted her soon after, चली जाती, दोनों लड़कियां मिलती हैं 2013 में। ये जो एक्ट्रेस की बात हो रही है, annulment प्रोसीडिंग इन्होंने फाइल करी फैमिली कोर्ट में और एक एफआईआर लॉन्च करी पिटिशनर के अगेंस्ट, 420, 406, 461 सब आईपीसी की धाराएं जोड़ दी। The court considered the question, कोर्ट ने एग्जामिन किया question of maintainability and stated it is that once the charges are framed, the scope of interference by the high court even in the exercise of extraordinary writ jurisdiction gets constricted. अगर एक बार चार्ज फ्रेम हो गया तो हाई कोर्ट का इंटरफेरेंस बड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। Alternate remedies exist and in this case the proper remedy would be to invoke revision, करवा लीजिए, आप अपने उस पर्टिकुलर जजमेंट का रिविजन करवा लीजिए, हमारा एंटर करना ठीक नहीं। However, the court decided to deal with the merits of the petition due to peculiarity of the facts, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे थे। The court relied on a very important judgment, Union of India versus Prafull Kumar Samal, which held strong suspicion against the accused is sufficient to frame a charge against accused, जो husband है, जो आदमी निकल के आ रहा है। The court stated that there is substantial material to show that the marriage ceremony between the petitioner and respondent had taken place and the two cohabited, यानी कि जो दूसरी शादी हुई, cohabitation हुआ as husband and wife. The court noted that the prosecutrix, जो wife है दूसरी, has alleged that she only married the petitioner because he claimed to be unmarried. बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और कई बार तो बेटा ये न्यूज में भी नहीं आते, ये सब तो हाई प्रोफाइल केसेस में से हैं जो आप देख रहे हो, कई बार न्यूज में भी नहीं आते। ये लगता है आजकल, मैं बता दूं, आजकल ये जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड दूसरी शादियों का, ये जवान लोगों में नहीं पाओगे आप, ये जवान लोगों में नहीं पाओगे, ये आप ओल्डर एज में पाओगे, ये जो ट्रेंड आ गया है। तो वही चीज यहाँ पे भी है, देखिए, तो उसने यही कहा कि मुझे सिर्फ इसीलिए पता था, मुझे ये पता था कि ये अनमैरिड है इसीलिए मैंने ये शादी करी। सिंस हिज फर्स्ट वाइफ इज अलाइव, हिज मैरिज विद द प्रोसिक्यूट्रिक्स वॉइड हो जाएगी कहां, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 के अंदर, ठीक है। The petitioner knew that he was not the husband of the prosecutrix and yet alleged had a physical relations with her. The court relied on Bhupinder Singh's case
which has similar facts in the apex court stated that the fourth clause applies to the facts the court stated. Fourth clause of section 376 will apply jab when the man knows that he is not the husband of the prosecutrix and that the consent is given under a mistaken belief, and the prosecutrix believes that she has been lawfully married to the man. If the aforesaid twin conditions are prima facie made out, then the challenge to the prosecution on the ground that the physical relations were with the consent of the prosecutrix does not merit acceptance. तो यहाँ पे consent दिया गया था, वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर वाइफ है उसकी और उसने कह के रखा है कि हम अनमैरिड हैं, और अगर शादी होती है और अगर कोई इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिलेशन होता है दोनों पार्टीज के बीच में, तो यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन है यानी कि ये जो एक्सप्लेनेशन है मीनिंग वो यहाँ पे टकराएगा. ठीक है, क्लॉज एक्चुअली जो है. तो बेटा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इन द केस ऑफ मराठी एक्ट्रेस, इफ द अक्यूज्ड ऑब्टेन्ड कंसेंट फॉर सेकंड मैरिज विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज फर्स्ट मैरिज, would this constitute a valid defense against the charge of rape? क्या ये charge of rape के लिए valid defense हो पाएगा? A, yes, because the accused believed he was lawfully married. B, no, because the accused mistaken belief about his marital status does not absolve him from the charge of rape. आपका ये डाउट था आपको अपनी शादी पे, तो इसके वजह से जो रेप प्रोसीडिंग्स हैं वो आपके ऊपर से exempted नहीं होंगी. Yes, because the prosecutor's knowledge. Yes, because the prosecutor's knowledge of the accused first marriage implies her consent. नहीं, consent तो है ही नहीं. consent का तो मैटर ही नहीं है बेटा. consent का तो मैटर ही नहीं है. यहाँ पे आपने अपनी पहली शादी क्यों छुपाई, ये बड़ी बात है. बाइगमी है ये बेटा, और बाइगमी HMA के अंदर नहीं अलाउड है, मोनोगेमी अलाउड है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. The actress learned about her husband's alleged bigamous acts after their wedding anniversary pictures were published. अब यहाँ पे उसको तब पता लगा जब उसकी wedding pictures यहाँ पे publish हुई. Can the accused argue that the subsequent knowledge of the first marriage by the prosecutrix should absolve him from the rape charge? क्या उसमें से rape charge हटा दिया जाएगा husband के ऊपर से? A, yes, because the prosecutrix delayed the awareness of accused's first marriage. B, no, the accused's prior knowledge of his marital status is crucial in determining the validity of consent obtained. तो यहाँ पे accused की रेप चार्ज हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे accused का जो प्रायर नॉलेज है, उसका मैरिटल स्टेटस है, वो क्रूशल है ये डिटरमाइन करने के लिए कि कंसेंट किस प्रकार से ऑब्जर्व किया गया, ऑब्टेन कैसे किया, क्योंकि आपने बताया कि हम अनमैरिड है. तो बी ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Next question. The court relied on Union of India versus Prafull Kumar Sama and stating that strong suspicion against the accused is sufficient to frame a charge. How does this legal principle impact the Marathi actress case? It supports the accused claim that strong suspicion alone is not enough. B, it strengthens the court's decision to frame charges based on substantial material and strong suspicion against the accused. Strong suspicion भी charges को initiate कर सकता है. B यहाँ पे भी correct हो जाएगा. C, it suggests that strong suspicion should only be considered in cases where the accused guilt is already established. नहीं. D, it contradicts court's reliance on substantial material. क्या किसी मटेरियल पे रिलायंस प्लेस किया कोर्ट ने? नहीं. तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसको स्ट्रेंथन किया गया. आइए नेक्स्ट देखिए. द कोर्ट मेंशन दैट द प्रॉपर रेमेडी फॉर चैलेंजिंग द रिजेक्शन ऑफ डिस्चार्ज एप्लीकेशन इज टू इन्वोक रिविजनल जुरिस्डिक्शन. हाईकोर्ट कह रहा है हम नहीं घुस सकते इसमें. How does the statement affect the accused legal options? It limits the accused only to seeking revisional jurisdiction. B, it implies the accused can use extraordinary writ jurisdiction. C, suggests that the accused has multiple legal remedies available. Both revisional और extraordinary writ jurisdiction में आप जा सकते हो. C option यहाँ पे correct हो जाएगा. C here is the correct answer. Next देखिए बेटा. Last question इस passage का. According to the court, the fourthly clause of section 376 applies when the man knows कि भाई हम उसके हस्बैंड नहीं हैं और उस लड़की ने कंसेंट तभी दिया है, ये सोच के ही दिया है कि हम उसके हस्बैंड हैं,
और ये इंटरकोर्स हुआ है, तो ऐसे में and the prosecutor believes that she is lawfully married, how does this interpretation impact the accused defense? बेटा हिल जाता है, इससे हिल जाता है. It strengthens the accused defense? नहीं, it weakens the accused defense. It weakens the accused defense by placing greater emphasis. यहाँ पे दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, ये रिपीट हो गए हैं बेटा. बी हियर और सी भी कह सकते हो. बी हियर एक्चुअली इज द करेक्ट आंसर, जो हमें पहला दिख रहा है ना. चलिए आगे आ जाइए बेटा. चलिए बेटा, अब लास्ट पैसेज हमारा बच रहा है, इसको भी हम लोग जल्दी से धुआं धुआं कर लेते हैं ना. तो लास्ट पैसेज आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चा लोग, ये रहा लास्ट पैसेज आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको दिख रहा होगा अच्छे से. चलिए रेडी हो जाइए. द मद्रास हाई कोर्ट रिसेंटली केम टू द एड ऑफ अ फादर फेसिंग इश्यूज इन सिक्योरिंग द रेस्क्यूएंस ऑफ अ पासपोर्ट for his adopted child. In doing so, Justice Anand Venkatesh also had pointed out that once a birth certificate has been issued, indicating that the adopted parents are the parents of the adopted child, there is no need for the parents to keep announcing to the world that they are the adoptive parents. एक बार ये कह दिया गया बर्थ सर्टिफिकेट में कि आप अडॉप्टिव पेरेंट्स हो, कितनी बार कहोगे एक ही बात को. As noted in the order passed last, basically उसी time पे pass किया गया था. An application was submitted before the competent authority and a birth certificate was also issued in the name of the petitioner. 2016 में it is clear from the birth certificate that the father of the petitioner is and the mother of the petitioner is dash dash dash. आगे आइए. By this birth certificate the parents will have to be treated almost like natural parents. यानी कि adoption के बाद बेटा क्या होता है, जो उसकी birth family होती है बच्चे की, उससे सारे रिश्ते नाते टाइज जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं बेटा. ये बात आपको पता होगी. तो बेसिकली नेचुरल पेरेंट्स ही हो जाते हो एंड देयर आफ्टर द पेरेंट्स डोंट नीड बार बार अनाउंस करने की जरूरत नहीं है लाउड स्पीकर पे. द इशू केम टू डिस्कस्ड फॉलोइंग पासपोर्ट अथॉरिटीज कंटेंशन दैट द चाइल्ड्स पेरेंट्स हैज सप्रेस्ड that they had adopted the child when a passport was obtained for the first time for the child petitioner. However, the judge highlighted that, as rightly pointed out by the petitioner's counsel, there was no separate column provided in an application for the issue of passport to declare whether the child is a natural child. अब बच्चे के पासपोर्ट के लिए जब गए तो उन्होंने कहा कि मेरा अडॉप्टेड बच्चा है. तो आप मूर्ख थे जो आपने ये बात कही, क्योंकि एप्लीकेशन में तो नहीं लिखा आपका बच्चा है. अब नेचुरल अडॉप्टेड क्या, अब तो आप ही का बच्चा है ना, कोई सेपरेट कॉलम भी नहीं है. इट कैन नॉट बी सेड दैट द पेरेंट्स ऑफ द पिटिशनर हैड सप्रेस्ड द पिटिशनर was an adopted child when the earlier application was made for issuance of the passport in the name of petitioner. तो यहाँ पे कहाँ से सवाल आ रहा है एक्चुअली, ये सब लीगैलिटी है जो भी स्टेटमेंट्स कहे गए एक दूसरे से. The passport was correctly issued in the name of the petitioner by showing the name of the parents. The court said the petitioner was filed. The petition was filed by the adopted child challenging April 21, 2021 letter issued by the Regional Passport Office, Madurai, asking her father, बच्ची थी, to surrender the passport issued to her, surrender कर दीजिए, and to attend an inquiry. कैसे आपकी बच्ची है ये? This letter was sent after the father applied for the reissuance of the child passport since her first passport was set to expire. बच्ची है पिटिशनर इस केस में. The court was told that the child had been adopted in 2015 from Jalandhar and by childless married couple. After complying with requisite procedures including permission from guardian court which had ordered, this court thinks that the above named child shall be treated by the petitioners as their own natural born child with no differentiation in terms of treatment, care, education, affection in the matter of inheritance. ये सारी rights दे दी गई थी. अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चनों की लड़ी आने वाली है आपके लिए, रेडी हो जाइएगा. द मद्रास हाई कोर्ट emphasized that once the birth certificate is issued declaring the adoptive parents as the parents of the adopted child, there is no obligation for them to consistently announce that their adoptive status. बार बार बोलने की जरूरत नहीं है. How does this legal perspective impact the rights and responsibilities of adoptive parents in relation to the adopted child? उनके फेवर में कहा गया. तो बेटा यहाँ पे adoptive parents are relieved from any legal obligations once the birth certificate is issued. B, the birth certificate establishes adoptive parents as the legal and natural parents, eliminating
द नीड फॉर कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर, यही कहना चाह रहा है बेटा। सी, द अडॉप्टिव पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पब्लिकली डिक्लेयर, जी नहीं। डी, द बर्थ सर्टिफिकेट सर्व्स एज अ टेम्परेरी डिक्लेरेशन, नहीं। तो यहाँ पे बेटा बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो मेन एक तरह से प्रूफ हो जाता है बेटा, बार बार डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है पेरेंट्स को। तो यहाँ पे बेटा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अगर इशू हो गया है तो उसके बाद आपको डिक्लेरेशन की बेटा एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर, आगे आ जाइए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन द केस डिस्कस्ड द पासपोर्ट अथॉरिटी कंटेंडेड, ये कहा गया कि चाइल्ड्स पेरेंट्स हैड सप्रेस्ड द फैक्ट ऑफ अडॉप्शन ड्यूरिंग द इनिशियल पासपोर्ट एप्लीकेशन। एक्चुअली पासपोर्ट के लिए पहले आपको एप्लीकेशन के लिए जाना होता है, वहां पे बेटा बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो जब आपकी जांच पड़ताल होती, बातें होती, पूछा जाता है, सारी चीजें पूछी जाती हैं आपसे, जो फैक्ट्स आपने दिए होते हैं उनको चेक करा जाता है। तो उस टाइम पे कहा कि अडॉप्टेड बच्चा है, वो सप्रेस किया, वो बात बताई ही नहीं हमारे सामने, ठीक है। हाउ डज द एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक कॉलम, अगर कोई स्पेसिफिक कॉलम है ही नहीं पासपोर्ट एप्लीकेशन में कि वेदर इज चाइल्ड इज अ नेचुरल और अडॉप्टेड इम्पैक्ट द लीगैलिटी ऑफ कंटेंशंस, क्या ये इम्पैक्ट करेगा बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। A, the absence of designated column allows adoptive parents to conceal the adoption status, nahi. B, the passport application should include a specific column. C, the adoptive parents cannot be accused of suppression if the passport application does not have a separate section for declaring adoption status. ये reliable answer हो जाएगा, C यहाँ पे बेटा correct हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। The adoptive child filed a petition challenging the regional passport officer's letter requesting surrender of her passport for reissuance. What legal arguments can be presented to contest the demand for passport surrender in the light of court's observation? क्या legal observations निकल के आते हैं बेटा, अब यहाँ पे देखिए क्या कहा। The adopted child has the right to retain the passport without surrendering it as there is no legal basis for such request. दूसरी चीज, सॉरी, the regional passport officer's request is valid, क्या ये valid request है बेटा, नहीं। C, the court order implies that the adoptive parents must surrender. D, the adopted child should apply for a new passport, नहीं। A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कोई जरूरत नहीं है कि आपका जो पासपोर्ट है वो आपको वापस देना पड़ जाए, तो A here would be the correct answer, ठीक है। उसकी ये राइट है कि वो अपने पासपोर्ट को रिटेन करे, और ऐसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ये कोई लीगल बेसिस नहीं होता है ऐसी रिक्वेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। द गार्जियंस कोर्ट ऑर्डर इन अडॉप्शन प्रोसेस एम्फसाइज्ड ट्रीटिंग द अडॉप्टेड चाइल्ड एज द अडॉप्टिव पेरेंट्स, क्लियरली कहा ओन नेचुरल बॉर्न चाइल्ड की तरह। However, does this legal language impact the rights of the adopted child? क्या adopted बच्चे की rights को क्या यहाँ पे impact करता है in the matters of treatment, education, affection, inheritance? क्या लगता है बेटा आपको? Correct answer क्या होगा? क्या लगता है? The legal language establish a distinction between natural born and adopted children. B, the order ensures equal fair treatment of the adopted child both legally in the matters of care, education, inheritance. Are legally bound to prioritize natural born children over, क्या लीगली बाउंड है कि आप प्रायोरिटाइज करेंगे नेचुरल बॉर्न चिल्ड्रन को, या डी, द ऑर्डर इंप्लाइज दैट अडॉप्टेड चाइल्ड हैज अ लिमिटेड राइट। बेटा यहाँ पे चारों ऑप्शन देखो, आप खुद सोचो, ये इस ऑर्डर से क्या समझ आ रहा है कि भाई यहाँ पे आप इक्वल ट्रीटमेंट दोगे, और हम लोग ने इसको पढ़ा भी था बेटा, केयर, एजुकेशन, इनहेरिटेंस, लीगली और सोशली भी आप इसको रिकॉग्नाइज करोगे। चलिए आगे आ जाइए बेटा। इस पैसेज का और हमारे आज के सेशन का भी बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है। The passport authority argued that the child's parents suppressed the act of adoption during the initial passport application. ये कहा गया। How might the court observation regarding absence of a specific column for declaring adoption status impact future passport application procedures? अगर फ्यूचर में लगाएंगे तो क्या यहाँ पे
कोई अफेक्ट पड़ेगा? ए, द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन सजेस्ट द नीड फॉर एन अमेंडमेंट टू पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म्स इनकॉर्पोरेटिंग अ डेडिकेटेड सेक्शन, ये आप लगा सकते हो. बी, पासपोर्ट एप्लीकेशन शुड नो लॉन्गर रिक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट अडॉप्शन स्टेटस. सी, अडॉप्टेड पेरेंट्स मस्ट वॉलंटरीली डिस्क्लोज. ऐसा जरूरी नहीं है उनके लिए, अगर वो नेचुरल बॉर्न बच्चे की तरह है तो वो क्यों बार बार उसके बच्चे के सामने कहेंगे कि मेरा अडॉप्टेड बच्चा है. डी, द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन हैज नो बेयरिंग ऑन फ्यूचर पर. बेटा ए ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे मोस्ट न्यूट्रल लग रहा है कि आप एक और कॉलम बना दीजिए, उसमें कोई पूछने की बात ही नहीं, बच्चे को देखोगे आपको खुद ही पता लगेगा अच्छा तो इनका अडॉप्टेड बच्चा है. क्या डाउट है इसमें फिर? तो ये बेटा आज का सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से हम लोगों ने आज के सेशन में चीजों को कवर किया. हम लोगों ने बेटा मैरिटल रेप, एक तरह का मैरिटल रेप था, लेकिन बेटा हम लोगों ने 375 क्लॉज 4 के बारे में जाना. दूसरा हम लोगों ने अडॉप्टेड चाइल्ड के बारे में पढ़ा. तीसरा हम लोगों ने बेटा कोर्ट फीस के बारे में पढ़ा और हमने ये भी जाना कि सीपीसी के अंदर इंडिजेंट पर्सन कौन होता है और क्या वो एग्जेम्प्टेड होता है, इसके बारे में आपको मुझे बताना है. साथ ही साथ यहां पे हम लोगों ने कस्टडी के बारे में भी देखा और ये जाना कि कस्टडी क्या होती है, पैरामाउंट या मेन कंसिडरेशन होता है. ठीक है, पैरामाउंट या मेन कंसिडरेशन होता है. और फिफ्थली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों ने यहां पे किया था, एक बार मैं इसको आपके सामने पॉइंट आउट बेटा करना चाहूंगी. ये देखिए, ये जो हम लोगों ने देखा था बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है और वो था बेटा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से रिलेटेड. ठीक है, और बेटा इसी के साथ आज का सेशन तो हम लोग एंड करेंगे, लेकिन फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. मेरी राइटिंग टिप पे ऊपर मत जाइएगा बेटा, फिर मिलेंगे नए सेशन में. और लेकिन तब तक कि आपको पढ़ते रहना है और बढ़िया तरीके से मेहनत करिए. आपके एग्जाम सर पे हैं, हम आपके साथ लगे हुए हैं, आप भी अपने साथ सच्चे रहिए, अच्छे रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू सून बच्चा लोग. टेक केयर एंड गुड बाय.